नमस्कार। गवर्नेंस नाउ के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि मिन्हास। आज हमारे गेस्ट हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण जी। श्री पृथ्वीराज चव्हाण जी लोकसभा के 3 बार और राज्यसभा के 2 बार मेंबर रह चुके हैं। Amongst the portfolios that he's held as Minister of State, he's also worked in the Prime Minister's office. He's a technocrat, enjoys a clean and non-controversial image. In fact, during 2024 Maharashtra Assembly elections, the then Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis had said that he's a politician of international standard and a misfit in Vidhan Sabha. Both his parents were also Congress MPs. In fact, Mr. Prithviraj Chavan conceptualized the Mumbai Coastal Road as well as helped in facilitating environmental clearance for Navi Mumbai International Airport. Sir, welcome to Governance Now podcast. नमस्कार। थैंक यू सर। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी को बिलोंग करते हैं, आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। क्या लगता है आपको पार्टी के बारे में आज? देखिए, पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत लंबा इतिहास है और एक विचारधारा पे आधारित हमारा संगठन है। और जैसे आप जानती हैं कि कांग्रेस पार्टी का देश को आज़ादी दिलाने में बड़ा योगदान रहा है। देश को एक नया संविधान देकर एक अलग रास्ते पे ले जाने की बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की है। और मैं समझता हूँ कि देश का जो संविधान है, देश का जो जनतंत्र है, उसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने डाली है। और उसका पार्श्वभूमि जो थी वो स्वतंत्रता के आंदोलन की लड़ाई थी। इसलिए एक लंबे इतिहास के साथ हम राजनीति कर रहे हैं। और आप जिसने आपको ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा, सही है। और लेकिन आज की राजनीति कुछ अलग हो गई है। मोदी जी, आरएसएस और ये जो लाए हैं और जो वादे किए थे उसमें से कितने वादे पूरे हुए। अब 11 साल मोदी सरकार का जश्न बन रहा है, लेकिन अगर हम बिल्कुल इम्पार्शियली उसका आकलन करें तो देश आगे नहीं बढ़ा है। देश की बहुत ही अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है, बेरोज़गारी बढ़ी है, देश की परराष्ट्र नीति विफल रही, जो हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। और हम अलग थलग पड़ गए हैं। तो अगर बिल्कुल क्रिटिकल आकलन किया जाए मोदी सरकार के 11 साल का, तो एक बहुत ही विपरीत चित्र पैदा होता है, जो कि इश्तिहारों के साथ मोदी जी अपना एक इमेज बना रहे हैं, उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो वो अपनी जगह है, लेकिन साथ ही में मैं स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को जो एक पर्याय देना चाहिए था, एक ऑल्टरनेट देना चाहिए था, वो शायद हम नहीं दे पाए हैं। और आखिरकार अगर हमारी विचारधारा का अमल करना है, हमें अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करना है, तो चुनाव जितना ज़रूरी होता है। सिर्फ बातें करने से कुछ होता नहीं, क्योंकि चुनाव जीतकर हम अपना मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करें, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो अभी हो नहीं रहा है, ये वास्तव है। तो इसलिए एक तरफ जो सरकार जो दुर्गति बना रही देश की, क्या उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है कि हम एक पर्याय नहीं दे सके? तो उस पर अलग अलग विचार हैं, लेकिन मैं स्वीकार करूंगा कि शायद कांग्रेस को जो एक ऑल्टरनेटिव देना चाहिए था, वो हम शायद नहीं दे सके हैं। हमारी विचारधारा स्पष्ट है, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, देश का जनतंत्र बचाना चाहते हैं, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ठीक है, राजनीति चलती रहेगी, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मोदी जी जो जिस तरह से देश को एक तानाशाही सरकार की ओर ले जा रहे हैं, एक हीरो वर्शिप पर्सनालिटी कल्ट डेवलप कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। सर, एक टाइम था कि पार्लियामेंट में कांग्रेस के पास 415 सीट्स थी, राइट? आज की डेट में 99 सीट्स हैं। 2014 इलेक्शंस के टाइम कांग्रेस के पास सिर्फ 44 सीट्स थी। हाउ विल यू काइंड ऑफ? देखिए, इतिहास तो है ये, जो आपने बताया सही बात है। राजीव गांधी ने जब चुनाव लड़ा था, इंदिरा जी ने जब चुनाव लड़े थे, भारी बहुमत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुआ था। क्योंकि शायद जनसंघ हो या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो, वो देश में इतना उनका फुटप्रिंट नहीं था। और कांग्रेस की सरकारें चलती रही, लेकिन 2014 के बाद हालत बदली। मोदी जी ने अपना गुजरात मॉडल चलाया। हमारी शायद कुछ गलतियां रही होगी, उसके काफ़ी कुछ विश्लेषण हो चुका है, लेकिन ये वास्तव है कि मोदी जी ने जो जो वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, और उस वादों के बातों में लोग आ गए और उन्होंने शायद मोदी जी को चुन के दिया। लेकिन अब
आकलन करने की आवश्यकता है कि उनमें से कितने वादे पूरे हुए और हम्म, क्या आज देश की हालत पहले से अच्छी है, किस गति से हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, क्या 2047 तक हम असल में विकसित राष्ट्र बनेंगे, जो हम सब चाहते हैं, लेकिन क्या इस गति से जिस अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है वहाँ तक पहुँच का है क्या? अगर उसका प्रामाणिकता से अगर विश्लेषण करें तो ये नहीं होने वाला। ये सब सपने दिखाए जा रहे हैं। और जैसे मोदी जी के 11 साल होने के बाद जो चर्चा हो रही है उसमें अगर हम बातचीत करें तो लोग समझ जाएंगे कि बहुत सारे वादे हैं, सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव कोई बहुत अलग है। लेकिन हमें अपना काम करना पड़ेगा। एक तरफ हम अपोजिशन पार्टी करके क्रिटिसाइज तो करेंगे सरकार को, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव हमको देना पड़ेगा जो जी। शायद हम उसमें इतने सफल नहीं रहे हैं। सर, लोगों का ये भी मानना है कि पार्टी के जो इंटेलेक्चुअल लीडर्स हैं, जैसे आप हो गए, शशि थरूर हो गए, मनीष तिवारी जी हो गए, मतलब पार्टी ने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, इनको तवज्जो नहीं दी है पार्टी ने। अब देखिए अपना अपना मानना है। ये आपने जो नाम इंडिकेट किए असल में बहुत अनुभवी नेता है जी। और कांग्रेस के विचारों से परे नहीं हटे हैं, कांग्रेस के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब लीडरशिप का ये सोच है कि किसे आगे बढ़ाए, क्या युवा लोगों के हाथ पार्टी सौंपनी चाहिए या कोई अनुभव का उपयोग करना चाहिए, एक करेक्ट मिक्स ऑफ यूथ एंड एनर्जी जी, जी। एक एंड तरफ विज़डम। और एक्सपीरियंस एंड विजडम ऑन द अदर साइड, उसका एक प्रॉपर बैलेंस करने की आवश्यकता है। राइट। लेकिन मेरा आकलन कुछ हो सकता है, लीडरशिप का आकलन कुछ और है, तो उस पर ये वट एवर मीडिया कैन टेक वट एवर व्यू दे वांट टू टेक। तो ऑल्सो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन जब हुए थे, तो युति ने, आपकी युति ने, हमारी महाआघाड़ी आघाड़ी, थी। राइट, कोई रिस्पेक्टेबल फेस प्रोजेक्ट नहीं किया एज चीफ मिनिस्टर, आई डोंट थिंक कोई एंड पार्टी ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट, कांग्रेस पार्टी no, सफर्ड। I don't think that was the reason. There were a lot of reasons why party did very badly. One of the reasons was we did extremely well in the Lok Sabha election. Yeah. And Congress party turned out to be the largest party. Our strike rate was very good. BJP strike rate was very poor. They slipped to a very low performance and sort of we became complacent that because we won in Lok Sabha, we'll automatically win Vidhan Sabha. Yeah. And all leaders started projecting themselves as future chief ministerial candidate. I mean, that was very sad. At the same time, BJP leadership realized that if they lost Haryana and Maharashtra, where they ruled for last 10 years, and if they lost these elections, it will have a direct impact on the stability of the central government, which is in fact a coalition government supported by Nitish Kumar ji and Chandrababu Naidu ji. And so a signal that BJP is losing its popularity if they lose Haryana election and Maharashtra election would have been a very serious signal, which had definitely affected the stability of the Modi government, and they had to win it at any cost. So both Haryana election and Maharashtra election was very important for the long-term survival of the Modi central government, the coalition government. And did whatever they had to do. First thing was they separated the election, which should have happened together. They utilized or misutilized the election commission's power, authority, the use of money, misuse of power that they had in these days. The whole election was fought that it had to be won at any cost. And that included, in particular in Maharashtra, massive money power. Votes were bought. The voter lists were manipulated. Mr. Rahul Gandhi not only has spoken about it in Lok Sabha, but has even written a piece in one of the leading journals that how the voters went up from Lok Sabha election to Vidhan Sabha election in 5 months. Almost 41 lakh new voters were added. And if we compare that with the period of Lok Sabha 19 to Lok Sabha 24, the number of voters which were increased during 5 years or 60 months were just 31 lakhs. So on an average, 50,000 votes per month, voters per month were added during those 5 years. But here we see that in just barely 5 months, 41 lakh voters were added. That is at the rate of almost 9 lakh voters per month. Compare that with 50,000 voters per month to 9 lakh voters per month. So where did these voters come from? In my own constituency, when I did the analysis, a lot of people registered themselves
twice, thrice, 4 times, and multiple persons registered in multiple booths, and they voted multiple times. It was very easy to erase the ink that election commission marks to indicate that you already voted. It's very easy to have some Vaseline before the ink is applied and just remove with some solvent. And then people voted 2, 3, 4 times. And that's how these are all hardcore BJP karyakartas, which are asked to register in multiple locations. And election commission very happily obliged and did not stop that process. We complained during election, nobody listened to it. And so what Rahul Gandhi just said in his charge that electoral, how come so many new voters were added, and those voters were of particular persuasion. तो उन्होंने सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को जिताने में दिया है. तो ये हमने चुनाव आयोग, हमें उच्च न्यायालय में हमने याचिका भी दायर की, उसके बाद इसकी बहस होगी वहाँ पे. फिर हमारा स्पष्ट यहाँ पे हमारा ख्याल है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चुराया. इट्स नॉट अ फेयर इलेक्शन विन. पर ठीक है, उसकी बातें हाईकोर्ट में होती रहेंगी. राइट सर, ये भी है कि ईवीएम को मैनिपुलेट करना इजी नहीं है. मतलब दिस इज व्हाट देखिए, जो राहुल जी ने जो अपना लेख लिखा था उसमें ईवीएम की कोई बात नहीं कही थी. ओके. लेकिन उसके बारे में हमारी स्ट्रिक्ट मान्यता है कि भाई ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाता है नहीं, इसका कोई सबूत हमारे हाथ में अभी तक लगा नहीं है. हम खोज रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमें कोई खोज करने के लिए मशीन तो देती नहीं जैसे और देशों में होता है. तो अभी तक हमारे पास सबूत नहीं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कोई हेराफेरी नहीं हुई थी. ये कोई मतलब नहीं है. लेकिन हम उसकी बात हम नहीं कर रहे. लेकिन एक बात हम आग्रहपूर्ण कहते हैं कि देखिए, लोगों का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में विश्वास नहीं है. तो हमारा आवश्यक है कि हमारे जनता में अगर एक मजबूती से आगे बढ़ाना है तो हम क्यों ना ऐसी व्यवस्था में जाए जिसमें लोगों का विश्वास हो. और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि पेपर बेस्ड बैलेट पे जाइए. दुनिया के कई राष्ट्रों में जहाँ ईवीएम का इस्तेमाल करना शुरू किया था, वहाँ के लोगों ने जब आंदोलन किया कि बड़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में पता नहीं कैसे काम करती है, तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने या वहाँ के न्याय व्यवस्था ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नाजायज तय किया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया, और वहाँ लोग फिर पेपर बैलेट पे गए. इसका बहुत सारे देशों में उदाहरण है. तो क्यों नहीं हम भी पेपर बेस्ड बैलेट पर जाए जिसमें लोगों का विश्वास हो. लेकिन हम जानते हैं कि मोदी जी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे. लेकिन हमारी मांग जारी रहेगी. सर, एक और चीज़ है, आपकी पार्टी के जो लीडर्स हैं या फिर आपकी पार्टी हो गई, असली जो मुद्दे हैं जैसे लो पर कैपिटा इनकम हो गई या फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इन्फ्लेशन है, इन चीज़ों को नहीं रेज कर रहे हैं, लेकिन वो अदानी का इशू रेज कर रहे हैं जिसका आम आदमी के साथ कोई लेना देना नहीं है. देखिए, अदानी का इशू इसलिए रेज किया जाता है कि अदानी एपिसोड रिप्रेजेंट करप्शन इन द कंट्री. तो उसका मुद्दा तो उठेगा, क्यों नहीं उठेगा. लेकिन जहाँ तक आपने पर कैपिटा इनकम की बात की, क्या देश 2047 तक विकसित हो जाएगा, महंगाई, बेरोजगारी की बातें तो हम उठा रहे हैं लगातार. लेकिन सवाल ये कि जो आपने पर कैपिटा इनकम की बात की, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर की. सही बात है, उसको हमें खुशी है, अभिमान है. लेकिन एक तरफ देश अमीर हो रहा है, लेकिन देश के लोग गरीब हो रहे हैं. अमीरों में और गरीबों में दरी बढ़ती जा रही है, और सारा पैसा कुछ चंद व्यापारियों के पास आ रहा है. उसकी बात तो उठाना जरूरी है. जब करप्शन की बातें विदेशों में हो रही है, हमारे जो औद्योगिक घराने हैं उनके खिलाफ कि आपके देश में ये लोग करप्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए मामले चल रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि लोगों को बताया जाए कि देश अमीर होना और देश के लोग अमीर होने में फ़र्क है. जी. अगर हम देश की बात करें तो देश शायद 5वें से चौथे क्रमांक पे इस साल पहुंच जाएगा. खुशी की बात है, अच्छी बात है. लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम, यानी जो प्रति व्यक्ति आय है, उसकी हालत तो देखें ना. क्या जिससे हम लोग समृद्ध है कि नहीं, लोग खुश है कि नहीं, लोग हैप्पी है कि नहीं, इसको जांचा जाता है. तो उसके लिए प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटा इनकम कितना है. लेकिन पर कैपिटा इनकम में दुनिया में हमारा नंबर 140 से ज़्यादा है, नीचे है. मतलब 140 देश हमसे ऊपर है, उनसे ज़्यादा अमीर है लोग. तो देश का अमीर होना और देश के लोगों का अमीर होना, इसमें फ़र्क हम बताना चाहते हैं. तो पर कैपिटा इनकम अगर आपका पर्याप्त नहीं रहेगा तो आप कहाँ से
विकसित देश का हो जाएगा। एग्जैक्टली पर ये क्यों नहीं रेजोनेट हो रहा है, मतलब कंट्री में कि कांग्रेस क्यों नहीं ये चीज़ें रेस कर रही देखो, है? नेता लोग जो प्रवक्ता हमारे हैं वो बात कर रहे हैं, अब रोज रेजोनेट नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हम तो बोल रहे हैं जहाँ भी मौका मिले। अब कई बार जो चीज़ें पार्लियामेंट में जिसकी बहस होनी चाहिए वो होती नहीं। मोदी जी पार्लियामेंट में तो विश्वास ही नहीं रखते कि पार्लियामेंट्री बहस हो, जैसे कृषि कानून हो या सिटीजनशिप कानून हो, ज़बरदस्ती करके बिना पार्लियामेंट में पूरी तरह से बहस होते हुए कानून जारी कर दिए गए और जिसका एक लोगों को आंदोलन करना पड़ा। तो मोदी जी क्या जनतंत्र में सही मायने में विश्वास रखते हैं, उसी बात पे हमारी आपत्ति है। और आपकी बात में स्वीकार करूंगा कि ठीक है, कुछ मुद्दे हमें और एग्रेसिवली जी। रखने चाहिए, हम शायद नहीं रख Yeah. पा रहे हैं या रेजोनेट नहीं हो रहे हैं, तो ये कोशिश तो हमको करते रहने पड़ेगा, हम करेंगे। Because Congress, after all, is the grand old party, right? So ये आवाज कांग्रेस को उठानी या वी आर द चाहिए as opposition. प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, तो हमें Absolutely. उठानी पड़ेंगे Absolutely. और हम उठा रहे हैं। लेकिन ठीक है, मीडिया हमारे हाथ में नहीं, पूरा गोदी मीडिया, पूरा मोदी जी का इमेज सारा गोदी मीडिया से और उनके सोशल मीडिया से तैयार हो रहा है। शायद उसमें हम पूरे नहीं पड़े, ज़्यादा कर रहे हैं, पैसा बहुत उनके पास है, सारे मीडिया हाउसेस का कंट्रोल कर लिया है मोदी जी ने। तो ये लड़ाई तो जारी रहेगी, जनतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रहेगी, लोगों को असलियत बताने की लड़ाई जारी रहेगी। ये खोखले सुनहरे सपने दिखा के कुछ नहीं होगा। कई सारे हाल के अगर वाक़े पे हम पहुँचे तो देखें कि बहुत हालात अच्छे नहीं हैं, तो हम तो करते रहेंगे उजागर, लेकिन पार्लियामेंट होता ही नहीं। अब जो बहुत बड़ी घटना देश के सामने अभी है, वो जो पहलगाम में हमला हुआ था और जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी स्टेट ने आतंकवादियों को भरोसा बढ़ाई करके ये हादसा कराया, जी। उसके बाद जो घटनाएं घटी, तो हम कहाँ हैं उसमें? पार्लियामेंट में चर्चा तो नहीं हो रही है। तो लोगों को कैसे पता चले कि असलियत क्या है? इंटरनेशनल मीडिया में कुछ बातें कही जा रही है, क्या हम उसका जवाब देंगे, नहीं देंगे? तो मोदी जी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में शायद विश्वास ही नहीं रखते। सो मैं अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करूंगी, क्योंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम की बात की। आपको क्या लगता है, ऑपरेशन सिंदूर सफल है या असफल है? देखिए, इसकी तो बहस होनी पड़ेगी ना। देखो, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कुछ बातें कही जा रही है, पाकिस्तान की ओर से कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है, इन्फॉर्मेशन वॉर में हम पिछड़ गए हैं। तो हमारी मांग है, बहुत आग्रहपूर्ण मांग है कि आप एक संसद का विशेष अधिवेशन बुलाइए और उसमें खुली चर्चा कराइए कि क्या हुआ। अगर कहीं हम कम पड़े, हमारे कहीं कमी रही है, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस तरह से मोदी मीडिया ने जो बिल्कुल बकवास की है, जिसको मैं कहूँगा कि जिससे भारत की क्रेडिबिलिटी, प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी, हमारी सेना की विश्वासनीयता इतनी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? किसने ये झूठी खबरें फैलाई? मोदी जी क्यों चुप है उसके बारे में? हम मांग कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाइए, उसमें पहलगांव में किसकी गलती थी, क्या हमने अपना जो गार्ड था कि भाई सुरक्षा व्यवस्था, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए, तो क्यों कम रही? क्यों, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या गृह मंत्री का उसमें रोल है? उन्होंने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, और आपने सुरक्षा व्यवस्था हटाई थी वहाँ पे, जिसकी अंदेशा था कि शायद ऐसा हमला हो सकता है, हमने कोई खबरदारी नहीं ली। तो हमारी मांग है कि पहलगाम में जो घटनाएं घटी उसकी पब्लिक जांच होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। बाद में जो लड़ाई हुई 7 तारीख को, 10 तारीख को, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उलट सुलट खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान की ओर से कुछ कहा जा रहा है, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं कि लड़ाई में क्या हुआ। उसके बाद जिस तरह से सीज फायर हुआ, उसके बारे में जानकारी मिलना आवश्यक है। क्यों ट्रम्प साहब को आपने मध्यस्थता करने दी? वाई डिड ही मीडिएट? जब अपने शिमला एग्रीमेंट में हमने स्पेसिफिकली कहा था कि भारत पाकिस्तान का जो कश्मीर का मुद्दा है उसे हम दोनों आपस में चर्चा करके हल करेंगे, हम कोई तीसरी पार्टी को बीच में नहीं लाएंगे। फिर आपने इस लड़ाई में ट्रम्प साहब को क्यों लाया बीच में? आप चाहे जितना मर्जी मना करें, ट्रम्प साहब तो रोज ट्विटर पे बोल रहे हैं कि हमने सीज फायर कराया, हमने इस लड़ाई को रोका, हमने मिलियंस ऑफ लोगों को मरने से बचाया। तो क्या इसकी चर्चा पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए? तो हमारी मांग है कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए, आम सत्र में बात नहीं होगी। और हम नहीं समझ पा रहे कि मोदी जी क्यों डर रहे पार्लियामेंट का सामना करने में। और मैं उदाहरण दूंगा,
1947-48 का जो कबाइलों का हमला हुआ था पाकिस्तान की ओर से, तब हमारा पार्लियामेंट नहीं था, वहाँ पे हमारे संविधान सभा बैठी थी। तो उस संविधान सभा को जब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने संविधान सभा में लड़ाई की जानकारी दी। उन्होंने संविधान सभा में बताया कि कश्मीर का मसला हम किस तरह से हल कर रहे हैं, हम कश्मीर को मिलिट्री क्यों भेज रहे हैं। पार्लियामेंट तो नहीं था, लेकिन संविधान सभा ही पार्लियामेंट का काम समझ के चर्चा हुई। 1962 अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार सांसद बन के आए थे। उन्होंने नेहरू जी पे हमला किया कि आपकी गलत नीतियों के कारण ये लड़ाई हुई है वगैरह वगैरह। पार्लियामेंट के विशेष सत्र की मांग की, नेहरू जी मान गए, और मैं अगर गलत ना हो तो 8 नवंबर 1962 और 9 नवंबर को पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया गया। वहाँ बहस हुई, विदेशी सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने बहुत बुरी तरह से हमला किया, लेकिन नेहरू जी ने उसका जवाब दिया। भागे नहीं नेहरू जी पार्लियामेंट से। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, संसद में बहस हुई, संसद का सत्र चल रहा था, लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, उसके सामने गए। 71 इंदिरा जी, पूरी बहस हुई। अब 1919 के कारगिल की लड़ाई में तो पार्लियामेंट थी नहीं, क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार अप्रैल 1999 में गिर गई थी, चुनाव होने वाले थे। लेकिन तब भी वाजपेयी जी ने विपक्ष के नेताओं को बुलाया, उनको जानकारी दी, देश के नाम संबोधन किया, देश को जानकारी दी। इन बातों से कोई प्रधानमंत्री अब तक के, चाहे नेहरू जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे भाजपा के वाजपेयी जी, कोई कतराया नहीं। संसद का सत्र चलता रहा था। मोदी जी क्यों भाग रहे हैं? किस बात से उनको डर है? अगर संसद में चर्चा होगी, हम कुछ बातें उठाएंगे, तो क्यों डर रहे हैं उसके जवाब देने में? क्या असल में सीज फायर के बारे में आपके पास कोई जवाब देने को है नहीं? गोदी मीडिया ने जिस तरह से युद्ध का वर्णन किया, उसके बारे में आपके पास कोई जवाब है बताने के लिए? हम तो ये बातें उठाएंगे ना। तो हमारी बिल्कुल पुख्ता मांग है कि तुरंत एक संसद का 3-4 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए और इस बातों की खुली चर्चा हो। अगर हम जनतंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन मोदी जी नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है करेंगे मोदी जी? मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह से मीडिया से भागते हो, 11 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं की उन्होंने। क्या विश्व में ऐसा कोई नेता है कि जो मीडिया से ना बात करे? क्यों मोदी जी डरते हैं? आपने मल्टी पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, लेकिन आप खुद नहीं गए। अच्छा होता अगर मोदी जी स्वयं नेतृत्व करते, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, लाल बहादुर वाजपेयी जी, इन लोगों ने मीटिंग बुलाई और खुद सांसद के नेताओं को अवगत कराया कि किस तरह की लड़ाई चल रही है। आप क्यों नहीं कर रहे? देखिए, डेलीगेशन भेजे गए, कुछ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्वयं जा रहे हैं और नेताओं से मिल रहे हैं, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उसका धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं और अपने बारे में एक पब्लिक ओपिनियन जुटा रहे हैं, लेकिन मोदी जी नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कोई सांसदों का एक डेलीगेशन भेजा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खुद मोदी जी को करना चाहिए था। जैसे इंदिरा जी 1970 में अमेरिका गई थी, विदेशी देशों में गए कि बताई थी क्या हालत है बांग्लादेश में। मोदी जी क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं मोदी जी बता पा रहे कि यह मसला है आतंकवाद का? ये कोई भारत पाकिस्तान की लड़ाई, कश्मीर, आपने आतंकवाद को छोड़ के कश्मीर पे चले गए। आपने फिर से इंडिया पाकिस्तान को जो एक लाइन में बोला जाता है, जिसको हाइफनेटेड रिलेशनशिप बोलते हैं, वो फिर से चालू हो गई। अब कोई विदेशी नेता लोग अब आतंकवाद की बात नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की बात कर रहे। आपने देखिए, आपकी विदेश नीति पूरी तरह से असफल रही है, जिसकी चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए। ग्लोबल आउटरीच के लिए जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गई है क्रॉस द वर्ल्ड, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, पहला मुद्दा तो जो सरकार ने जो डेलीगेशन भेजी वो सही था। पहले युद्ध जो हुए थे तब भी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इस तरह के मल्टी पार्टी लीडर्स को भेजा था। अब बड़ा डेलीगेशन भेजा था या नेताओं को भेजा था? मुझे याद है इंदिरा जी ने बांग्लादेश वॉर के दौरान विपक्ष के नेताओं को विदेश में भेजा था। अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका गए, पीलू मोदी जो स्वतंत्रता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, यूरोप गए। भूपेश गुप्ता या हिरेन मुखर्जी शायद, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद थे, रशिया गए। सोशलिस्ट पार्टी के नेता एनजी गोरे, उन्हें सोशलिस्ट पार्टी में भेजा गया। यही नहीं कि एक सीक्रेट मीटिंग में लाल जयप्रकाश नारायण जी को इंदिरा जी ने भेजा, जो जर्मनी गए थे। तो ये करना तो बिल्कुल सही है,
लेकिन जिस तरह से अब की बार डेलीगेशन का चयन हुआ, उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई, उसकी आवश्यकता नहीं थी। ये हम काफ़ी नाजुक तरीके से हम उसको चर्चा कर सकते थे, कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं थी। एक मैसेज जाता है कि पूरा देश सरकार के पीछे है, और ये मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजने का मकसद होता है कि भी पूरा देश एक है। लेकिन जब डेलीगेशन का चयन करते समय जब कुछ बातें हुई, उन्हें अवॉइड किया जा सकता था। अब किसकी गलती है उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बताना चाहूँगा कि एक तो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ संसद सदस्य का होता है, और एक गवर्नमेंट डेलीगेशन होता है जिसमें कोई भी हो सकता है, संसद सदस्य हो सकता है, नेता हो सकते हैं। तो ये जो 7 डेलीगेशन 33 देशों में भेजे गए, करीब करीब 59 मेंबर्स थे। दिस वाज ए गवर्नमेंट डेलीगेशन एंड नॉट ए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। फर्क ये है कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन की जो परंपरा रही है, जो हमारे कन्वेंशंस है, उसमें हमेशा पार्टियों को कहा जाता है कि आप अपने सदस्यों के नाम दीजिए और उनको ले जाना आवश्यक होता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन स्पीकर साहब तय करते हैं। लेकिन ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन नहीं था, ये गवर्नमेंट डेलीगेशन था, क्योंकि इसमें संसद सदस्य थे, कुछ पूर्व संसद सदस्य थे और कुछ सरकारी अफसर थे। तो मिक्स डेलीगेशन था, राइट। और उसमें चयन में जो भी बातें हुई उसको टाला जा सकता था, लेकिन भेजना सही बात थी। ठीक किया सरकार ने जो डेलीगेशन भेजे। लेकिन क्या डेलीगेशन सफल रहे, उनका जो उद्देश्य था वो हम कामयाब रहे? उसका उत्तर एक लाइन में होगा कि बिल्कुल नहीं। ये अब डेलीगेशन के मेंबर्स की गलती नहीं है, हमारी पार्टी के भी लोग थे। ये जिम्मेदारी है विदेश मंत्रालय की, जो कि अपने एम्बेसी के और अपने हाई कमीशन के थ्रू उनकी मीटिंग तय करे। अब यहाँ के जो सांसद डेलीगेशन के थे वो थोड़ी मीटिंग तय करेंगे। मीटिंग तय होगी लंदन में, हमारे जो उच्चायुक्त है, जो वॉशिंगटन में हमारे एम्बेसडर है, जो जर्मनी हमारे एम्बेसडर है, जो 33 देशों के हमारे जो राजनीतिक जो प्रतिनिधि है, एम्बेसडर, उनको ये करना चाहिए। लेकिन आज भारत इतना अलग थलग पड़ गया है, भारत का जो एक स्थान था विश्व की राजनीति में वो कम हो गया है। तो किसी भी इम्पोर्टेंट नेता ने इनको भेंट नहीं दी। तो सफलता तो तब मानी जाएगी ना कि आप इम्पोर्टेंट लीडर से, डिसीजन मेकर्स से, पॉलिसी मेकर से मिले। वो तो नहीं हुआ। हम कोई डिप्टी मिनिस्टर को मिल रहे हैं, हम कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं जो आज को उनका मतलब नहीं है। हम वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा को मिल रहे हैं, जो भारतीय लोग वहाँ पर रखते हैं। उनको तो मिलना कोई कौन सी आवश्यकता, वो हमारे साथ ही है। हर एक पार्लियामेंट में एक उस देश का, भारत का एक फ्रेंडशिप ग्रुप होता है। जी जी। जैसे इंडो फ्रेंच फ्रेंडशिप ग्रुप, इंडो यूएस कॉकस, जैसे इंडो यूएस पार्लियामेंट्री ग्रुप होता है। तो उन लोगों से आप मिले, तो वो लोग तो भाई मूल रूप से ही भारत के पक्ष में हैं, तो उनको बताने से क्या हुआ। लेकिन क्या आप नेताओं से मिले? अगर पूरी लिस्ट देखें आप, तो कोई बहुत ज़्यादा सफलता में नहीं मिली है। और ये गलती है डेलीगेशन की नहीं है, गलती है विदेश मंत्रालय की। और जिस तरह से विदेश मंत्रालय, हमारी पूरी विदेश नीति बिल्कुल असफल रही है, चाहे वो सीज फायर में हो, चाहे हम पाकिस्तान को आतंकवादी देश ठहराने में असफल रहे हो। इस हालात के बाद भी पाकिस्तान को IMF का लोन मिल गया, और IMF की मीटिंग में भारत अलग थलग पड़ गया। 25 में से 24 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, अकेला भारत अलग रहा, और IMF का लोन पाकिस्तान को मिल गया। जैसे ही उसको लोन मिल गया, पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हमारे डिफेंस बजट में 20% की बढ़ोतरी करेंगे। पैसे तो हम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए दिए जा रहे, लेकिन इस्तेमाल हो रहे भारत के खिलाफ डिफेंस मजबूत करने में। तो किसकी असफलता ये? उसके बाद देखिए ADB ने 2 लोन दिया पाकिस्तान को। हमने देखा कि अमेरिका उनके साथ व्यापारी करार कर रही है, रशिया उनके साथ इक्विपमेंट बेच रही है। तो क्या सफलता रही? तो ये तो पूरी तरह से हमारे डेलीगेशन ये विफल रहे, क्योंकि हमारी विदेश नीति, विदेश मंत्रालय विफल रहा है। आपके जो अपनी पार्टी के डेलीगेशन मेंबर जैसे सलमान खुर्शीद हो गए, शशि थरूर, आनंद शर्मा, इनके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, वे बड़े काफ़ी वरिष्ठ नेता है। आनंद शर्मा जी हमारे पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, सलमान खुर्शीद जी पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, मनीष तिवारी पूर्व इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन वॉर में हम पिछड़ गए हैं। तो इन लोगों का चयन, और शशि थरूर तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के चेयरमैन है, जो पार्टी ने उनको चेयरमैन बनाया है।
वो भी पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, उनको भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं। जी तो नेता तो हमारे काफ़ी अनुभवी नेता थे, लेकिन खुद नेता तो किसी से मीटिंग नहीं कर सकते। मीटिंग तो कराएंगे विदेश मंत्रालय जी के जी लोग, जो 7 डेलीगेशन गए थे उनमें शायद कोई इम्पोर्टेंट लीडर से हमारी मुलाकात नहीं हुई। कुछ छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्री मिले जरूर, मेरे पास पूरी सूची है, लेकिन किन देशों में गए, जो देश हमारे साथ क्यों नहीं रहे सिक्योरिटी काउंसिल में। अब देखिए, हाल ही में यूनाइटेड नेशन में एक एंटी टेररिज्म का एक ग्रुप बनाया है, जिसका अध्यक्षता उसकी पाकिस्तान को दी है। तो पाकिस्तान एक आतंकवाद को समर्थन करने वाला देश है। ये हमारी बात तो खाली कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आज की तारीख में हम जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उधर पाकिस्तान को एंटी टेररिज्म ग्रुप का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो क्या ये सफलता है मानेंगे हमारी विदेश नीति की? बिल्कुल सही बात है। ये बहुत गलत बात है, इसकी चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में। सर, मैं महाराष्ट्र इलेक्शंस पे वापस आ रही हूँ, थोड़ा डाइवर्ट कर रही हूँ। जब आपकी पार्टी कह रही है कि मैनिपुलेशन हुआ है वोटिंग में, तो अभी इसमें रिसेंटली देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि अगर आपकी पार्टी ये कह रही है तो फिर वो जनता की आलोचना कर रही है और उनका अपमान कर रही है। ये देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो हमारी पार्टी ने, विशेषकर राहुल गांधी जी ने जो एक लेख लिखकर अपनी बात कही है, क्या कह रहे हैं राहुल जी? राहुल जी सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2019 से लेकर 2024 तक 5 साल में लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, दोनों के आंकड़े कर देखें तो 5 साल में मतदाता सूची में करीब करीब 31 लाख वोटर्स बढ़े। 5 साल में 31 लाख, यानी कि 60 महीने में 31 लाख, यानी प्रति माह करीब करीब 50,000 वोटर्स बढ़े, जो कि एक वोटर्स बढ़ने की गति है। कोई 18 साल के बच्चे, बच्चियां, युवतियां शायद वोटर्स बन रहे थे, ठीक है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024, 5 महीने में 41 लाख वोटर्स बढ़े हैं, यानी प्रति माह 9 लाख वोटर्स बढ़े हैं, जबकि पिछले 5 साल में मात्र 50,000 वोटर्स बढ़े हैं प्रति माह। तो ये वोटर्स इतने बढ़े कहाँ से बढ़े? हमारा आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर वोटर्स को कई जगह पे वोटर्स रजिस्टर करने की परमिशन दी, यानी एक एक वोटर ने 2-2, 4-4, 6-6, 7-7 बूथ में अपना नाम लिखवाया, और नाम लिखवाने के बाद उनको वोटर कार्ड मिला, और चुनाव के दौरान एक एक व्यक्ति ने कई बार वोटिंग की। जो अपना खुद मूल गांव है वहाँ पे वोटिंग करके शाही हटा दी। बहुत आसान होता है कि पहले से आप वोटिंग को जाने से पहले कोई वेस्लिन या कोई ऑयली पदार्थ लगा दे, तेल लगा दे, और उसके बाद जब शाही लगाई जाएगी तो शाही चिपकेगी नहीं स्किन के साथ, और उसको तुरंत आप लगाते ही आप अंदर जाके किसी सॉल्वेंट से, एसीटोन या कोई ऐसा सॉल्वेंट का कॉटन से उसको पोंछ देंगे तो पोंछ जाता है। तो यानी हमारा आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ने जो मल्टीपल जगह वोट रजिस्टर करने की अनुमति दी, हमने शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन लोगों ने 2-2, 3-3 जगह वोटिंग की, तभी वोट की संख्या बढ़ी है। और वो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और उन्होंने मल्टीपल बूथ पे वोटिंग करके हज़ारों वोट दोबारा पड़े हैं, और एक ही डबल वोटिंग कराई लोगों की, और जिसके कारण नतीजा बदला है। यही बात तो राहुल जी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं जी। मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊं तो हज़ारों वोट, हज़ारों नाम जो है डुप्लीकेट नाम से, डुप्लीकेट नाम हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की नहीं है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जो उन्होंने नहीं निभाई है। तो इसके लिए हमने हाईकोर्ट में याचिका भी जाहिर की है, तो उसकी याचिका में जरूर चर्चा होगी, बहस होगी, और हम चाहते हैं, हमें पूरा पता है कि 5 साल में कोई किसी इलेक्शन पिटीशन का कोई फैसला होता नहीं और कोई चुनाव रद्द नहीं होता, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हम जब जरूरत करेंगे तो कुछ इलेक्शन कमीशन उन बातों को सुनकर शायद इलेक्शन प्रक्रिया में कुछ सुधार करे। जैसे हम मांग कर रहे हैं कि पेपर बैलेट करिए, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स बंद कीजिए, तो हम करते रहेंगे। लेकिन देवेंद्र जी को जो कहना है कहे, लेकिन हमारी बात भी तो सुने। आप बताइए कि 5 महीने में 41 लाख वोटर कैसे बढ़े, जबकि
5 साल में सिर्फ 31 लाख वोटर बढ़े थे। इसका जवाब तो देना पड़ेगा। सर, अब आपकी जो पार्टी है उसकी आज की हालत उसको देखो, उसकी जो स्थिति है, आपको फ्यूचर क्या लगता है पार्टी का? एंड सेकेंडली, आपको अपना क्या फ्यूचर नज़र आता है पार्टी में? देखिए, मैं तो कई जगह पे मैंने काम किया है। पार्टी ने मुझे कई बार लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य बनाया है, मंत्री बनाया, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। तो मैंने तो जो भी पार्टी ने मांग की उन पदों पे हमने काम किया। जो आदेश हुआ है क्या है, मैं पार्टी का महासचिव था और संगठन में मैंने काम किया है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं तो हमेशा पार्टी की विचारधारा का आदर करूंगा। जो पार्टी स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी, पार्टी स्टैंड्स फॉर प्रिजर्विंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पीछे हम तो रहेंगे। अब जहाँ तक निजी कोई बात हो कि आपको कोई पद नहीं मिला, आपको कोई, वो अलग बात है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैंने बहुत कुछ काम किया है, जो भी जिम्मेदारी पार्टी सौंपे हम करने को तैयार है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। पार्टी को सोचना है कि सीनियर नेताओं का उपयोग किस तरह से किया जाए। जो भी फैसला लेंगे हमको मान्य करना पड़ेगा। हमको युवाओं को भी शामिल करना है मेरे डिसीजन प्रोसेस में। लेकिन क्या राइट मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एनर्जी है कि नहीं, ये लोग तय करेंगे, सवाल होगा। बट जो पार्टी जब अपने क्रेडिबल और सीनियर लीडर्स को नहीं रिकॉग्नाइज कर रही है, तो इट इज गोइंग अगेंस्ट द पार्टी आल्सो, राइट? वेल, आई कांट कमेंट सिंस आई एम द अफेक्टेड पार्टी। आई विल नॉट कमेंट ऑन इट। ठीक है, आप लोगों को सोचना है कि क्या पार्टी अनुभवी लोगों का उपयोग कर रही है, नहीं कर रही है। राहुल जी ने अभी कुछ कहा था कि भाई जो उन्होंने कुछ उदाहरण दिया था, रेस के घोड़े, बारात के घोड़े, लगड़े घोड़े, तो बस पे तो नहीं जाऊंगा। वो हमारी पार्टी की लीडरशिप की सोच है। तो लेकिन हम तो ये कि आखिर दम तक जो हमारी विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने में कोशिश करेंगे। हम कितने सफल रहते हैं वो अलग बात है, लोगों के हाथ में है। हम विधानसभा चुनाव में नहीं सफल रहे, लेकिन क्या लोगों ने हमें रिजेक्ट किया या इलेक्शन कमीशन की धांधली से ये सब कुछ हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। पार्टी का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? बिकॉज लास्ट सिंस 2014 पार्टी इज नॉट ऑन अ गुड फुटिंग एंड डिटीरियोरेशन ही हो रही है। देखिए भाई, सही बात है कि हम नहीं जीत रहे चुनाव। कुछ तो हमने जीते थे बीच में चुनाव, लेकिन अब की लोकसभा में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन चुनाव नहीं जीते। और साथ ही में विधानसभा के जो चुनाव है उसमें भी हम चुनाव नहीं जीते। तो इसकी जो आत्मकरीक्षण की ज़रूरत है वो कर रहे हैं हम। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक विचारधारा जिसे कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंट करती है, उसकी देश में आवश्यकता है। लोग उसको समर्थन देंगे। और ठीक है, इलेक्शन हम हारे हों, लेकिन पार्टी की विचारधारा समाप्त नहीं होगी और पार्टी आखिरी दम तक लड़ती रहेगी। पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते रहेंगे कि इस देश में फांसीवाद ना आए, जो भाजपा लाने की कोशिश करी है। देश का जो एक मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर जो बंटवारा करने की कोशिश हो रही है, जो द्वेष की भावना फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ तो हम लड़ते रहेंगे। अब लोगों के हाथ में हमें पावर दे ना दे, किस दिशा में जाना चाहती है वो देश की जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने गवर्नेंस नाउ पॉडकास्ट में हमारे से बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।